नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरे दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले दिन भर की थोड़ी खबरों पर आपकी नजर ले चलूं। जी हां, मैं आपको बताती चलूं सबसे पहले कि जिलाधिकारी कार्यालय में अब एक ऐसी मशीन का उद्घाटन आज किया गया है जिसमें फरियादी अपनी समस्या को एंट्री कर सकते हैं और लगातार उसकी अपडेट भी ले सकते हैं। वहीं दूसरी ओर बताती चलूं कि आप सभी जानते हैं कि विद्युत कर्मी जो है अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी धरना प्रदर्शन जारी रहा और साथ साथ आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया गया जिसमें सभी को संबोधित करते हुए जागरूक भी किया गया और बताया गया कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो कार्य बहिष्कार किया जाएगा। वहीं मेरठ कॉलेज मेरठ के छात्र और छात्राएं काफी समय से छात्रावास बंद न होने देने की मांग को लेकर के अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, लेकिन उनकी अभी तक सुनवाई नहीं हुई। आज किसान यूनियन के किसान भी अपनी मांगों को लेकर पहले जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि गांव की समस्या को लेकर वो पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं दूसरी ओर एसएसपी कार्यालय भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि थाना चौकी पर जो पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं वो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, तो महिलाएं कहां पर जाएंगी। आज पुलिस पर एक और आरोप आया कि 12th में पढ़ने वाली छात्रा अपनी कंप्लेंट कराने पुलिस थाने में पहुंची तो पुलिस कर्मियों द्वारा उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उसको थाने से भगा दिया गया। मैं आगे आपको पूरी खबर में दिखाऊंगी। फिर छात्राएं कहां जाएंगी इंसाफ की गुहार लगाने। चोर बदमाशों के हौसले भी काफी बुलंद हो रहे हैं। बंद घरों की ताक लगाकर बैठे होते हैं। जिन मकानों में ताला लगा होता है उन मकानों में घुसते हैं और चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं, लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। जी हां, आज दो घटनाएं ऐसी सामने आई, एक बड़ी डकैती की और साथ साथ ताले लगे घर में चोर के घुसने की। एक घटना तो सीसीटीवी कैमरे में पूर्ण रूप से कैद भी हुई। तो जुड़े रहे मेरठ दर्शन के साथ, देखते रहे मेरठ दर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरठ दर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। फरियादियों की शिकायत सुनने के लिए अब डीएम कार्यालय पर लगाई गई इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जिसमें फरियादी अपनी शिकायत करा सकते हैं नोट, शिकायत करने पर कार्रवाई ले सकते हैं ताजा अपडेट। आज डीएम दीपक मीणा द्वारा किया गया इस मशीन का उद्घाटन। जिलाधिकारी ने मेरठ दर्शन के संवाददाता जाकिर सिकंदर से की विशेष बातचीत। थाना टीपी नगर क्षेत्र के गुरु नानक नगर में प्रॉपर्टी डीलर के घर लाखों की डकैती। परिवार के साथ प्रॉपर्टी डीलर गए हुए थे दिल्ली। एक हफ्ते पहले ही एजेंसी के थ्रू आया था नेपाली नौकर, घर से गायब। डकैती से लोगों में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस, लगी जांच में। ऊर्जा भवन में बिजली कर्मचारियों ने जमकर किया धरना प्रदर्शन। कहा 15 सूत्रीय मांगे नहीं होंगी पूरी तो कर्मचारी नहीं करेंगे काम। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी को संबोधित करने पहुंचे संयोजक विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति एवं ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फाउंडेशन के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे। थाना मवाना कस्बे में 12वीं की छात्रा के साथ दबंग लगातार कर रहे छेड़छाड़, एसिड अटैक की दी जा रही धमकी। छात्रा शिकायत करने पहुंची मवाना थाने, पुलिस द्वारा छात्रा को थाने से भगाया, बोले अपशब्द। पीड़ित छात्रा अपने परिवारजनों के साथ पहुंची एसएसपी कार्यालय, इंसाफ की लगाई गुहार। भारतीय किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी ऑफिस का किया घेराव। मवाना थाने में तैनात दरोगा भीम प्रकाश व महेंद्र सिंह पर लगाया महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप। एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। कहा दोनों दरोगाओं के खिलाफ की जाए सख्त से सख्त कार्रवाई। वहीं भारतीय किसान यूनियन तोमर के सभी किसान पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। गांव की समस्याओं को लेकर पूर्व में दिए गए ज्ञापन पर अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई, जिसके लिए उठाई आवाज। लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे बेखौफ चोर। मेरठ के रेलवे रोड थाना क्षेत्र के साबुन गोदाम में ताला लगे घर में दीवार कूदकर चोरों ने हजारों रुपए की नकदी पर किया हाथ साफ। सामने बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना हुई कैद। इसके आधार पर पुलिस कर रही जांच। मेरठ कॉलेज मेरठ द्वारा छात्रावासों को बंद करने का किया जा रहा प्रयास, जिसके विरोध में 16 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे मेरठ कॉलेज के छात्र छात्राएं। कॉलेज की प्रबंधक समिति द्वारा छात्रों की मांगों को किया जा रहा अनसुना, नहीं खोला जा रहा छात्रावास। संयुक्त व्यापार संघ नवीन गुप्ता पैनल की ओर से वेस्टर्न रोड स्थित औरा बैंक्वेट हॉल में कार्यकारिणी बैठक का किया गया आयोजन। 16 नई संस्थाओं को दिए गए सदस्यता प्रमाण पत्र।
साथ साथ 2022 और 2025 के चुनावों के लिए चुनाव अधिकारी भी किए गए घोषित। पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन उसके बाद भी मेरठ में लगातार चल रही आतिशबाजी। थाना जानी क्षेत्र में पटाखे के धमाके से डरा 3 साल का मासूम, गिरा टूटी टांग, हुआ फ्रैक्चर। थाना परिवारजनों में थाना पुलिस पर लगाया कार्रवाई न करने का आरोप। रैन बसेरों में लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर नगर आयुक्त अमितपाल शर्मा ने बच्चा पार्क स्थित रैन बसेरे का किया निरीक्षण। रूटीन रजिस्टर के साथ साथ रजाई गद्दे व शौचालयों को भी किया चेक। रैन बसेरे के केयरटेकर को दी चेतावनी। बाहरी लोगों की एंट्री रैन बसेरे की बंद। सीसीटीवी कैमरे को किया गया चेक। कहा, अंदर आने वाले लोगों की होनी चाहिए एंट्री। तलाक होने के बाद भी लिसाड़ी गेट थाना निवासी पति तारापुरी में बच्चों के साथ किराए के मकान में रह रही महिला को लगातार कर रहा परेशान, जान से मारने की दे रहा धमकी। आज महिला इंसाफ के लिए पहुंची थाने, आरोपी पर कार्रवाई करने की मांग। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि आज जिलाधिकारी कार्यालय में एक मशीन का उद्घाटन किया गया और उद्घाटन करता रहे मेरठ जिलाधिकारी दीपक मीणा। जी हाँ, फरियादी अपनी समस्या को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचते हैं, लेकिन बहुत से फरियादियों से जिलाधिकारी नहीं मिल पाते, कुछ कारण रह जाता है तो उनकी समस्याओं को उन तक पहुंचाया जाता है, कुछ लेट हो जाती हैं, तो इसलिए एक मशीन का उद्घाटन किया गया। ये मशीन एटीएम की तरीके से दिखती है और इस मशीन में सभी अपनी समस्या को ऐड कर सकते हैं और लगातार क्या अपडेट है वो भी सब ले सकते हैं। तो बहुत सुविधा देने के लिए और हर परेशानी का हल ढूंढने के लिए इस मशीन का उद्घाटन किया गया। आज मेरठ जिलाधिकारी दीपक मीणा ने हमारे मेरठ दर्शन के संवाददाता जाकिर सिकंदर से भी एक खास मुलाकात की और पूरी जानकारी दी कि क्या मन में विचार को लेकर के इस मशीन को जो है यहाँ पर लगाया गया है, किस तरीके से इससे परेशानियां खत्म होंगी। नहीं हो रहा था, हो गया। पोर्टल तो मैंने ट्रेन करके यहाँ से ये सब सही कर लो करने से पहले। बहुत स्लो चल रहा है तो देखना पड़ेगा। देखिए, आज एक कलेक्ट्रेट में कियोस्क मशीन का एक शुभारंभ किया गया है और इसका बेसिक पर्पस यही है कि आज के टाइम पे वैसे IGRS पे जो भी शिकायतें चढ़ती हैं तो कोई भी व्यक्ति उसका निस्तारण ऑनलाइन देख सकता है और ऑनलाइन उसको निकाल भी सकता है, प्रिंट भी करवा सकता है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अपने इतना कंप्यूटर की या टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है और उसकी वजह से किसी साइबर कैफ़े या बाहर जाके वो उनको अपना शिकायत का रिपोर्ट या सब निकालनी पड़ती है, जिसमें उनके 20, 30, 40 रुपये खर्च होते हैं। तो उस वजह से यहाँ पे निःशुल्क एक अपना संदर्भ संख्या डालें, अपना मोबाइल नंबर डालें और वो अपनी शिकायत की जो भी आख्या लगी हैं प्रिंट आउट करके निकाल सकते हैं। और इसका ये भी फ़ायदा है कि कई लोग आते हैं जो बोलते हैं हमने पहले भी शिकायत दी थी है, उसका क्या निस्तारण हुआ, तो यहाँ आके अपना पहले निस्तारण देख लें और उसके बाद अंदर जब हम बैठते हैं जन सुनवाई में तो शिकायत उसकी दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो आम आदमी और जो बहुत ज़्यादा फ़ोन और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है उसका एक तो थोड़ा बहुत पैसा बचेगा और तत्काल यहीं पे ये सुविधा उनको उपलब्ध हो जाएगी। नहीं देखिए, शिकायत तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि शिकायत कम हुई, मुझे लगता है कि कई बार सुनवाई भी बहुत सही से हो रही होती है, तो एक तरीके से लोगों का सिस्टम पे विश्वास भी बढ़ता है और शिकायतें भी और बढ़ती हैं, ऐसा नहीं है। पर हम लोगों ने यहाँ पे एक तो व्यवस्था ये कर रखी है कि हम लगातार IGRS पे से कॉलिंग करवाते हैं और जो लोग संतुष्ट नहीं हैं उनसे फ़ोन पे भी बात करते हैं। और जो आपने कहा बिल्कुल सही है कि यहाँ पे कम से कम मतलब ये वो जो रिपीटिशन ऑफ शिकायत है और वो व्यक्ति बार बार जो बोलता है कि साहब हमने तो दिया था, हमारी शिकायत का क्या हुआ, तो कुछ लोग फ़ोन पे देख लेते हैं। पर कई 20, 30, 40% तबका ऐसा है जो गांव से आता है, जो फ़ोन का फ्रेंडली नहीं है। तो यहाँ हमारे लोग भी रहेंगे इनिशियली उनकी हेल्प करने के लिए और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो लोग बाहर से आते हैं थोड़ा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली भी होंगे और इस चीज़ों से कुछ और चीज़ें भी सीखेंगे। आपको मैं मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से लगातार दिखा रही हूँ कि विद्युत कर्मी अपनी समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। सुबह से विद्युत कर्मी ऊर्जा भवन में पहुंचते हैं और अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाते हैं। आज भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। उन्होंने कहा हमारी 15 सूत्रीय मांगों को
यदि नहीं सुना जाता है तो कार्य बहिष्कार किया जाएगा। आंदोलन खत्म नहीं होगा, आंदोलन लगातार जारी रहेगा। आज एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया जिसमें सभी को संबोधित किया गया और बताया गया कि क्या क्या समस्याएं हैं और किस तरीके से उन समस्याओं को खत्म किया जा सकता है। क्योंकि अगर विद्युत कर्मी जो है अपने कार्य का बहिष्कार करते हैं तो बहुत सी समस्या जनता के सामने भी आ सकती है। बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बिजली की समस्या आते ही तुरंत बिजली विभाग में फोन घुमा दिया जाता है या बिजली कर्मियों पर हमला कर दिया जाता है, तो उसकी जिम्मेदार सरकार खुद होगी। अगर हमारी संघर्ष समिति ने नहीं हटाया तो ईमान तो हमारी बहुत बड़ी चीज है, लेकिन ऐसे संघर्ष समिति इस चेयरमैन को सबसे पहले इसे हटाने चलते हुए वापस लो काला कानून वापस लो निजीकरण को बंद करो पुरानी पेंशन बहाल करो जिंदाबाद अब भी जिसका खून न खोला पानी है, खून से लिखता है कि नाम इनकलाब जिंदाबाद। पुरानी पेंशन बहाल करो सभी साथी। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने 27 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश सरकार को और ऊर्जा निगमों के प्रबंधन को एक नोटिस दी थी। बिजली कर्मचारियों की 15 मांगे हैं, लेकिन जो वातावरण है कार्य का, जिस प्रकार का शीर्ष प्रबंधन खास करके चेयरमैन के द्वारा भय और आतंक का वातावरण बनाया गया है, स्वेच्छाचारिता है, जिस प्रकार के दमन का वातावरण उन्होंने बनाया है, उससे बिजली कर्मियों में भारी गुस्सा है और जगह जगह सम्मेलन हो रहे हैं, जन जागरण का अभियान हो रहा है और हमारा आंदोलन कल से प्रारंभ होगा। अभी यह जन जागरण अभियान है। कल प्रातः 8 बजे से सभी ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर और इंजीनियर नियमानुसार कार्य करेंगे। नियम के अनुसार कार्य करना भी चाहिए, और जब हम कह रहे हैं नियमानुसार कार्य करेंगे तो अपने लिए जो निर्धारित घंटे हैं 10 से 5 केवल उसी के दौरान काम करेंगे, और जो अपने लिए निर्धारित ड्यूटी है, जिस कर्मचारी की जो ड्यूटी है वही ड्यूटी करेगा, दूसरे कर्मचारी की ड्यूटी वह नहीं करेगा। और इससे जो भी दुष्प्रभाव होगा उसकी जिम्मेदारी चेयरमैन की होगी, ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबंधन की होगी। 28 तारीख को एक ध्यानाकर्षण करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का हम लोग 28 तारीख को मशाल जुलूस उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में, राजधानी लखनऊ सहित और सभी परियोजनाओं में निकालेंगे, और 29 नवंबर से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार प्रारंभ होगा। यह बड़ी गंभीर परिस्थितियां हैं। जो उत्तर प्रदेश सरकार में जो मांगे कर दी गई हैं वह भी यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। जैसे कैशलेस इलाज उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया, बिजली निगमों में नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दीपावली के पहले बोनस की घोषणा किया, यहाँ 4 साल से बिजली कर्मियों को बोनस नहीं मिल रहा है। फिर बिजली एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ बिजली जाने पर मारपीट की घटनाएं होती हैं, तो पावर सेक्टर एम्प्लॉइज प्रोटेक्शन एक्ट ये 2018 से बना हुआ है,
लेकिन कैबिनेट में नहीं पास हो रहा है और ऊर्जा निगम का प्रबंधन भी इसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है। सबसे मुख्य मांगों में जो हमारी मांगें हैं वह यह है कि जब राज्य बिजली बोर्ड टूटा था और ऊर्जा निगमों का गठन किया गया था, तब एक नियमावली बनी थी, उसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। उस नियमावली के अनुसार चेयरमैन का, डायरेक्टर्स का और एमडीज का चयन एक कमेटी के द्वारा होना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी की कमेटी होती है। लेकिन इस समय जितने एमडी बैठे हैं और चेयरमैन बैठे हैं, यह किसी चयन के थ्रू नहीं आए हैं, इनकी नियुक्तियां अवैधानिक हैं। बिजली कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर बिजली विभाग हड़ताल पर रहेगा तो आम जनता किस तरह से रह पाएगी। मेरठ शहर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अंधेरा हो जाएगा। जी हाँ, आज आप देख सकते हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने के दौरान घोषणा भी कर दी गई है कि आगामी दिनों में मशाल जुलूस निकाला जाएगा और इस हड़ताल को खत्म नहीं किया जाएगा अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कितनी संख्या में यहाँ पर सभी कर्मचारी, अधिकारियों, इनका पूरा पैनल आया हुआ है और यहाँ पर अपने धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है, यदि उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह से बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ करती रहेगी तो आम जनता कैसे रह पाएगी, क्योंकि आजकल बिना बिजली के कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता है। मैं समस्या के लिए कुछ पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर व्यक्ति आए हुए हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ। सर, आपका क्या नाम है? दीपक कौशिक। दीपक जी, किस तरह की ये हड़ताल है और क्या जो मुद्दे हैं आपके, सरकार क्यों नहीं सुन रही है? इन तो पुरानी पेंशन जो है वो व्यवस्था दोबारा लागू हो, निजी ग्रांट बंद हो, LM के जो मीटर वगैरह लगाने का वो चीज़ है, तो और काफ़ी फिर दमन पूर्वक जो कर रहे हैं हम कर्मचारी और अधिकारियों के साथ, तो उसका वो विरोध कर रहे हैं। देखिए, किस तरह से बताया जा रहा है कि जो मीटर, स्मार्ट मीटर उनको लेकर भी है, कर्मचारियों का जो साथ उत्पीड़न किया जा रहा है वो भी है। सर, जिस तरह से बताया जा रहा है कि, सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप ये धरने के अंदर बैठे हुए हैं, आपकी जो मुख्य बिंदु हैं एक स्मार्ट मीटर को लेकर है, कर्मचारियों के साथ सही व्यवहार नहीं किया जा रहा कुछ, तो सर किस तरह से पहले तो हो जाती थी आपकी मांगे? हाँ, पेंशन का प्रकरण है, जो रुकी हुई है पेंशन जो है बहाल नहीं हो पाती जल्दी से। 2000 के बाद में बंदी है सभी की जो है ज्यादातर। सरकार द्वारा तो कही जाती है कि नहीं, कुछ ऐसा नहीं। कहने को तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, जो है सारा होता कहाँ है, हो नहीं पाता जो है सारा। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिस तरह से आज आपने हड़ताल कर रखी है, काफी दिनों से चल रही है, क्या ये अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आगे की क्या रणनीति लेकर बैठे हैं आप? हड़ताल करेंगे, हड़ताल होगी, चले ऐसे चलती रहेगी। मशाल जुलूस के लिए भी आपने कहा है? नहीं, आपने अपील अभी घोषणा करी है, मशाल जुलूस निकाला जाएगा, तो उसके माध्यम से क्या करेंगे आप? मशाल जुलूस भी निकालेंगे, फिर उसके बाद अनशन हड़ताल पर बैठेंगे, उसके बाद हम जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। कई बार हो चुका है, मांगे नहीं होने। अच्छा, जो लेकिन आज की डेट में बात आ रही है उसके अंदर क्या परेशानी है? ये हमारा मौलिक अधिकार है। क्या रोडवेज वालों ने अपने पास बंद कर दिए? क्या रेलवे ने अपने पास बंद कर दिए? क्या BSNL ने अपने दे दिए? क्या बैंक वालों को 3% पर ब्याज नहीं मिलता? केवल 3%, 2% ब्याज मिलता है। हमारा फंडामेंटल राइट है, शुरू से ही हमारे 1956 से ही हमारा ये आदेश है कि विभाग एक हो, और उसके बाद भी हमारे वेतन से ले रहे हैं। हमारे तो वेतन से कटौती होती है, 650 रुपये पर AC पे देते हैं हम। उसके बावजूद हमारी LM10 है टैरिफ, वो खत्म कर दी। आम जनता को किस तरह की समस्या देखनी पड़ेगी? ये आम जनता का हिसाब तो भारी पड़ता ही है। बिजली तो बेस है ना हमारा, बिजली के बगैर तो सारे काम ठप हो जाएंगे। तो क्या गवर्नमेंट को नहीं समझ रहे? आज शासन और प्रशासन दोनों ही हमारे पीछे पड़ गए। समझना चाहिए, क्योंकि जो हमारे MP बैठे हुए हैं ये हमारे आदमी नहीं है, उन्हें क्या पता बिजली वालों के बारे में। देखिए, किस तरह से मैंने आपकी बात कराई, जो हड़ताल पर सभी ये बैठे हुए, इनका सबका एक ही कहना है कि बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके साथ उत्पीड़न सरकार द्वारा लगातार जारी है। सवाल तो ये भी उठता है कि पहले जब ये हड़ताल पर बैठते थे तो मुश्किल से एक दिन के अंदर ही इनकी मांगे पूरी हो जाती थी, आखिर इस वक्त ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? देखने वाली बात होगी कि आखिर ये आंदोलन क्या असर लाएगा, क्या रंग लाएगा और कब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। कैमरा पर्सन जाकिर सिकंदर के साथ मनोज ठाकुर, मेरठ दर्शन। अब मैं आपको ऐसी खबर की ओर ले चलूं जो सरकार द्वारा प्रतिबंधित है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग बाज नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, आतिशबाजी पर रोक लगाई गई है, प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि अगर इंडिया मैच जीतती है तो आतिशबाजी है, थोड़ी बहुत हो लेकिन नहीं बहुत ज्यादा है। बारात की चढ़त हो रही है, बच्चे का जन्मदिन है या कोई भी घर में खुशी है
तो आतिशबाजी इतनी की जा रही है कि आस पड़ोस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा। आस पड़ोस में छोटे बच्चे भी होते हैं, वृद्ध बुजुर्ग भी होते हैं, जिनको सांस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। साउंड जो पॉल्यूशन है वो बढ़ रहा है, लेकिन उस और किसी का ध्यान नहीं है। मैं आपको आज बताती चलूं, आज एक घटना ऐसी सामने आई कि पटाखों की आवाज से एक बच्चा छत से गिरा और उसकी टांग में फ्रैक्चर हो गया। थाना जानी क्षेत्र की यह घटना है। आतिशबाजी की जा रही थी, अचानक से 3 वर्ष का जो मासूम बच्चा था पटाखे की आवाज सुनकर डर गया और उसके गिरने से पैर में फ्रैक्चर भी हो गया। परिवारजनों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। कहा कि पुलिस में कई बार कंप्लेंट कराई जा चुकी है, बहुत ज्यादा उस क्षेत्र में आतिशबाजी होती है, लेकिन पुलिस द्वारा रोक नहीं लगाई जा रही है। तो देखिए, जहां सरकार ने प्रतिबंधित किया हुआ है कि आतिशबाजी ना की जाए, पटाखे ना फोड़े जाएं, पहली बात तो पटाखे बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उसके बाद चलाने वालों पर भी रोक लगानी चाहिए। सर ये था दीपावली वाले दिन पड़ोसी थे, धमाके कर रहे थे घंटा पोतास से। हमने मना किया तो विरोध करा उन्होंने, फिर अगले दिन सुबह मारपीट करी उन्होंने, कोई सुनवाई नहीं, बच्चा डर गया, गिर गया नीचे। क्या हुआ बच्चे को? टांग टूटी उसकी। कितनी उम्र है? 3.5 साल। शिकायत दर्ज करी? कोई वो कार्रवाई नहीं है जी। क्या क्या नाम है उनके जिन्होंने? 3 के नाम है जी। क्या नाम? राहुल और एक राहुल है, एक राजकुमार है, तीसरा जो है। उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा बेटियों के लिए बहुत सी सुरक्षाएं दी गई हैं। जी हाँ, थाने में भी हेल्प डेस्क बनाई गई है, जहां पर महिलाएं और बेटियां जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकती हैं। जगह जगह पर सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। बेटियों को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए बार बार कहा जा रहा है कि आगे बढ़ें, पढ़ें, लेकिन कुछ लोग आज भी बेटियों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, एक 12वीं की छात्रा ने आरोप लगाया कि कुछ दबंग उसे राह चलते परेशान करते थे। अपनी माता के साथ वो डॉक्टर के गई, तब भी उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, छेड़छाड़ की गई और बात यही नहीं खत्म हो जाती, उस पर तेजाब डालने की भी उसको धमकी दी गई। छात्रा ने डरकर थाने में कंप्लेंट कराने का प्रयास किया। जी हाँ, मवाना थाने में छात्रा कंप्लेंट कराने पहुंची। 12th में पढ़ने वाली छात्रा थी। तो छात्रा का आरोप है कि वहां पर जो पुलिसकर्मी है उनके द्वारा उसकी कंप्लेंट नहीं लिखी गई, उसे थाने से भगा दिया गया और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। आज छात्रा इंसाफ की गुहार लगाने अपनी बुआ के साथ, अपने परिवारजनों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची और उसने इंसाफ की गुहार लगाई। उसने कहा कि छेड़छाड़ की घटना काफी समय से उसके साथ कई बार हो चुकी है और अब हद हो गई, क्योंकि उस पर जो है तेजाब डालने की भी दबंगों ने धमकी दी। साथ साथ उसने ये भी कहा कि हम अपनी कंप्लेंट कराने आखिर जाएं तो जाएं कहां। पुलिस थाने में कंप्लेंट के लिए पहुंचे तो पुलिस कर्मियों द्वारा ही उसको अभद्र बातें बोलकर थाने से भगा दिया गया। बताइए। सर मेरी बीमार है, मैं इनकी बुआ हूँ। अच्छा। और सर हम मवाना थाने में गए, इस बच्ची के साथ में इतना अन्याय हो चुका, मतलब कुछ कह नहीं सकते। कई बार लड़कों ने बदतमीजी की, कपड़े खींचे, और अगर हम उन्हें डांटने की कोशिश कर रहे हैं तो तेजाब डालने के लिए बोल रहे हैं कि तेजाब डाल देंगे। मैं पुलिस के पास गई और पुलिस भी हमारा कुछ नहीं कर सकती। और सर गाँव के पड़ोस के रोड के लड़के हैं, अमित और आकाश। और सर अगर हम थाने में जा रहे हैं तो इंस्पेक्टर ने मेरी खुद बात हुई, इंस्पेक्टर ने जाते बोला कि तुम्हारे तो बलात्कार कर हो रहा है, कभी तो जो तुम यहाँ आ रहे हो दया धमका के हमें वहाँ से भगा दिया बुरी तरह से कि ना बाहर भेजो यहाँ से। और पुलिस जांच पड़ताल के लिए जाती है, सिर्फ वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होती है और आ जाती है और कुछ सुनवाई नहीं होती बिल्कुल भी। कई बार सर हो चुका है ऐसा। अब तो न्याय मिलना चाहिए ना, अगर बच्चे स्कूल नहीं जा पा रही, सब इसका फ्यूचर बेकार हो जाएगा। क्यों स्कूल जाना बंद कर दिया? हाँ जी, स्कूल जाना बंद हो चुका है इसका डर की वजह से कि तेजाब न गिर जाए। बताओ क्या होएगा इसका फ्यूचर। क्या नाम है आपका? प्राची। प्राची क्या करते हैं? 12th क्लास में सब पढ़ती हूँ मैं। आज एसएसपी की साइन किस लिए है, क्या प्रोग्राम है, ये बताइए। सर हमारी बिल्कुल भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किस तरीके की सुनवाई, क्या परेशानी है, क्या पूरा मामला, ये बताइए। सर मैं 16 तारीख को अपनी मम्मी के साथ बैंक जा रही थी, वहाँ पे 2 लड़कों ने बदतमीजी की, छेड़खानी दी करी मेरे साथ, मम्मी के साथ भी। उन्होंने मुझे बचाने की भी कोशिश करी, फिर कहा कि अगर तू पुलिस के पास जाएगी तो तेरे ऊपर तेजाब डाल देंगे। कौन लोग हैं, कब से परेशान कर रहे हैं? 2-3 बार ये मेरे साथ हो चुका है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस थाने में भी गए हम, वहाँ पे डरा धमका के भगा दिया जाता है बाहर।
कह देते हैं आपको, आपसे तो पूरा जिला परेशान है, कार्रवाई होगी। आते हैं घर पे, पुलिस आती है, नाम लिख के नोट करके चली जाती है, सिर्फ और कुछ नहीं करती। कौन सा थाना है? मवाना। कौन लड़के हैं वो आपको जो पसंद? आकाश और अमित। आप ही के पड़ोस के? रोड पर घर है उनका। चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं, ये तो मैं आपको लगातार बता रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहती हूँ कि अगर आप अपने घर पर ताला लगा कर जा रहे हैं तो सतर्क रहें, क्योंकि हो सकता है कोई आपके मकान की ताक में लगा बैठा हो, कोई आप पर नजर रखे बैठा हो कि आप कब जाते हैं, कहां जाते हैं और कब आते हैं। ऐसी ही घटना सामने आई रेलवे रोड कॉलोनी से। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, रेलवे रोड कॉलोनी में एक मकान में ताला लगा हुआ था। वहां पर चोर किस तरीके से मकान में घुसता है, चोरी करता है और नकदी को लेकर के घर से बाहर निकलता है, ये सारी घटना सामने मकान पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच में लगी हुई है। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर चोर को ढूंढा जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं कि उनके अंदर बिल्कुल भी डर खौफ नजर नहीं आ रहा। वहीं दूसरी ओर आपको बताती चलूं, थाना टीपी नगर क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर अपने परिवार के साथ एक कार्यक्रम में गए हुए थे, तभी अचानक से बड़ी डकैती को अंजाम दिया गया। जी हाँ, घर में जो है डकैती की नियत से बदमाश घुसे और लाखों की नकदी और ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। मौके पर पुलिस पहुंची, जांच में लगी हुई है, लेकिन आप देख रहे हैं कि आजकल चोरी, लूटपाट, डकैती की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई ग्रोह है जो चारों ओर नजर रखे हुए है कि कौन कब घर से बाहर जा रहा है। थोड़ा सा भेजूंगा कोई घटना ठीक है। एक बार भैया मैं चल रहा हूँ, चलो मैं ही चलूंगा। हाँ जी मैं चलूंगा, खुद चलूंगा। गाड़ी आ रही है, मैं चलता हूँ। हेलो। एंगेजमेंट के सिलसिले में परिवार के लोग परसों शाम को यहाँ से गए हुए थे और आपकी पत्नी जो है कल सुबह यहाँ से दिल्ली के लिए निकले थे। घर में एक नौकर और 2 गार्ड मौजूद थे। कल दिन में किसी समय जो यहाँ पे नौकर मूल रूप से नेपाल का रहने वाला बताया जा रहा है, उसके द्वारा इनके मेन बेडरूम का ताला तोड़ के चोरी कर ली गई है। इसकी जानकारी आज सुबह आपको हुई है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त कर आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। फॉरेंसिक की टीम है, सर्विलांस की, थाना पुलिस की सारी टीमें इस पे काम कर रहे हैं। शीघ्र ही पूरे घटनाक्रम का अनावरण कराया जाएगा। अभी उसमें तहरीर हमें प्राप्त नहीं हुई, तहरीर लिख रहे हैं, उसके बाद ही मैं एक्जैक्ट अमाउंट आपको शेयर कर। जो नौकर बताया गया नेपाली, क्या उसकी वेरिफिकेशन कराई गई थी थाने स्तर से? ये नौकर अभी 1 हफ्ते पहले किसी एजेंसी के थ्रू रखा गया था, उसका डिटेल मंगाया जा रहा है। थाने से भी कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। नौकर की गिरफ्तारी के लिए कितनी टीमें? नौकर की गिरफ्तारी के लिए हमारी सर्विलांस की, एसओजी की और थाने की कुल 3 टीमें लगी हुई हैं, इस पर काम कर रहे हैं। सर्दी का मौसम आते ही रैन बसेरों में साफ सफाई का कार्य शुरू हो जाता है। जी हाँ, मैं आपको लगातार मेरदर्शन चैनल के माध्यम से दिखा रही हूँ कि रैन बसेरों में किस तरीके से साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। छतों की मरम्मत कराई जा रही है, फर्शों की मरम्मत कराई जा रही है, यहाँ तक कि दीवारों पर पेंटिंग भी बनवाई जा रही है और उस कार्य का निरीक्षण करने के लिए समय समय पर अधिकारी पहुंच रहे हैं। आज भी मैं आपको बताती चलूं, बच्चा पार्क स्थित रैन बसेरे में आज नगर आयुक्त खुद पहुंचे। उन्होंने वहां पर जो कार्य चल रहा है उसका भी निरीक्षण किया, साथ साथ सीसीटीवी कैमरों को भी चेक किया। उसे चेक करने के साथ साथ उन्होंने जो वहां का केयर टेकर है उसे पूरे दिशा निर्देश दिए कि कोई भी बाहर का व्यक्ति अंदर ना आए। अगर कोई व्यक्ति अंदर आएगा तो उसकी एंट्री होनी चाहिए, उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर सुरक्षा कार्य किया जा रहा है, तो रैन बसेरों में भी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अंदर तो हमें ऐसे घूमने दो यार। आप यहाँ कब से हो?
साली थोड़ा पीछा तेरा हाथ आना साली। प्रॉपर निरीक्षण सर, मैं आपको जब रिपोर्टर था रिपोर्टर कब कहाँ थे आप? मैं सब जगह सिद्धार्थ नगर बलिया लखीमपुर के 12 साल रिपोर्टर हूँ सर। 12 साल रिपोर्टर। मुझे बुलाया खिया चौड़ हो गया तो पढ़ाते हैं। हम लोगों पे तो तमगा टंग जाता है, काम तो आप ही लोग करते हो असली। सामने जो जीना है उसका देख तो आवाज में भी बनवाई जा सकती है। वही सब हम डिस्कस कर रहे थे। हाँ, आज मेरे द्वारा एवं अपर नगर आयुक्त श्री प्रमोद कुमार जी द्वारा आदर्श रैन बसेरा जो कि बच्चा पार्क में हमारा स्थित है उसका निरीक्षण किया गया। इसमें समस्त व्यवस्थाएं शासन के निर्देशानुसार, चाहे वो लेडीज़ के लिए अलग रुकने की व्यवस्था हो, अच्छे तख्तपोश की व्यवस्था हो, रजाई गद्दे की व्यवस्था हो, साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, शौचालय में प्रॉपर पानी की व्यवस्था हो। इसके साथ साथ ही हम लोगों ने यहाँ पे बाहर कबाड़ से जुगाड़ अभियान के तहत भी लोगों के बैठने की व्यवस्था कराई है। इसके साथ साथ ही वॉल पेंटिंग भी करवाई है ताकि शासन के निर्देशानुसार जो भी लोग यहाँ पे रुकने आते हैं उनको एक बेहतर व्यवस्था नगर निगम प्रदान कर सके। आज एक महिला अपनी छोटी बच्ची को गोद में लेकर इंसाफ के लिए एसएसपी कार्यालय पहुंची और अपने पति पर ही कार्रवाई का आरोप लगाया। मैं पूरा मामला आपको बताती चलूं। थाना लिसाड़ी गेट निवासी एक महिला का अपने पति से कुछ दिनों पहले तलाक हो गया। अब महिला अपने बच्चों को लेकर तारापुरी में किराए के मकान पर रहती है, लेकिन महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति लगातार उसके घर पर पहुंचता है, दरवाजे बजाता है, उसे जान से मारने की धमकी देता है, मारपीट करने की धमकी देता है। आस पड़ोसी उसे भगा भी देते हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार उसका पति उसको परेशान किए जा रहा है। महिला आज एसएसपी कार्यालय पहुंची। उसने कहा कि मुझे अपनी जान का खतरा है क्योंकि मेरा पति मुझे जान से मारने की धमकी देकर गया है। उसको तलाक दे दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी बार बार वो परेशान कर रहा है। जब हमारे मेरदर्शन के संवाददाता ने उससे बात की तो उसका कहना है कि पति कहता है तलाक के बाद भी वो उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन महिला नहीं चाहती क्योंकि उसकी कुछ गलत प्रवृत्तियां हैं जिनमें वो सुधार नहीं कर पा रहा है। आज उसने इंसाफ की गुहार लगाई और कहा कि उसे जो है सुरक्षा दी जाए। मेरा नाम ज़ैनब है, मैं घंटाघर कोटला की रहने वाली हूँ। मुझे रमज़ानों में मेरे साथ मारपीट हुई थी। मेरे माता पिता लेकर आ गए थे मुझे। जब से मेरी ससुराल वालों ने कोई खैर खबर नहीं ली। मेरा घर में से दान दहेज सब गायब कर दिया है। मैं अपने घर गई भी थी तो मुझे मार पीट के वहाँ से निकाल दिया कि यहाँ नहीं रहेगी। और मेरे पति भी मेरी कोई खैर खबर नहीं लेते हैं। मुझे 8 महीने हो गए इस तरीके से भागते भागते इधर से उधर। 4 आदमियों में, रिश्तेदारों में सबको बिठाया मैंने, वो किसी भी कहना नहीं मानते हैं। कितने दिन पहले शादी हुई थी आपकी? जी मेरी शादी को 2 साल हुए हैं। अब थाना पुलिस क्या कह रही है इसमें? बस बोल रहे थे कि अरेस्टिंग कर लेंगे। FIR लॉस हो गई थी मेरी, लेकिन उन्होंने बाहर से बाहर जमानत करा ली अपनी और मैं वहीं के वहीं हूँ अभी तक भी। और अभी भी बोल रहे हैं कि कोर्ट के चक्कर कटवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेरे साथ धमकी बदतमीजी हो रही है। कोई सुनवाई नहीं हुई? जी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने आपको पहले भी दिखाया कि मेरठ कॉलेज के छात्र छात्रा अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। उनकी समस्या ये है कि जो मेरठ कॉलेज का बहुत पुराना छात्रावास है उसको बंद किया जा रहा है और जो छात्रावास है उसके कमरों को दुकानों के लिए दिए जा रहा है, जिसके ऑब्जेक्शन में कह सकते हैं, जिसको जो कहते हैं कि छात्रावास को खुलवाने के लिए सभी छात्र और छात्राएं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है, जिसको लेकर के आज उन्होंने नारेबाजी भी की। जमकर नारेबाजी करते हुए उन्होंने यही कहा कि ये बहुत पुराना छात्रावास बना हुआ है, यहाँ पर दूर दूर से आकर छात्र रहते हैं और इस कॉलेज के पढ़े हुए छात्र देश में नाम भी रोशन कर रहे हैं, बहुत आगे तक पहुंचे हुए हैं। इस छात्रावास को बंद करके उसके कमरों को दुकानों के लिए नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये सब जो लोग थे, ट्रस्टी थे, बहुत बड़े बड़े लोगों ने छात्रावास के लिए दिया है, ना कि दुकानों के लिए। लेकिन अभी तक छात्रों की कोई सुनवाई नहीं हुई। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एक मनमानी नहीं चलेगी। हम पिछले 4-5 दिनों से, 4-5 रातों से मेरठ कॉलेज मेरठ के शताब्दी द्वार पर बैठे हुए हैं छात्रावास खुलवाने के लिए, लेकिन कॉलेज प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा और मैनेजमेंट का
आंचल में छिपे हैं। प्रिंसिपल कुछ नहीं बोलने का नाम लेते, ना मिलने का नाम लेते, ना बात करते और इस बारे में कोई बातचीत भी नहीं करते। हम चाहते हैं कि हॉस्टलों का जल्द से जल्द खुलवाने का काम शुरू हो और हम अपना सामान उठा के यहाँ से सीधा हॉस्टल में ही रखेंगे जब तक अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। तो आगे की क्या रणनीति होगी? अगर अब भी कॉलेज प्रशासन के कानों पर जूम नहीं चल रही तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे और पूरे मेरठ शहर में चक्का जाम करेंगे। संयुक्त व्यापार संघ नवीन गुप्ता पैनल द्वारा एक कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 16 संस्थाओं को आज सर्टिफिकेट दिए गए और साथ साथ 2022-2025 के चुनावों के लिए अधिकारियों को भी नियुक्त किया गया। किस तरीके से रणनीति तैयार करनी है, इस बात को लेकर भी सभी ने अपने अपने विचार रखे। किस तरीके से आगे का कार्य करना है, इन सब बातों पर आज चर्चा की गई। इसको थोड़ा सा विचार जरूर करिए। सभी हमारे अपने परिवार के लोग होते हैं, जो लूजर हैं वो ऐसा नहीं है कि वो किसी तरह का, उनके पीछे कितने लोग खड़े हैं। जब भी वो प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से बात करेंगे तो कम से कम 500-700 लोग बाहर जरूर होने चाहिए। किसी परेशानी में आते हैं तो हम उन्हें याद करते हैं, उस हमदर्दता हमें वहां से पूरा। अब हमारे आज के एजेंडे में अन्य विषय माननीय मैं सभी कमेटी के उनसे और सभी भाइयों से वो करता हूं कि पिछली बार जो है हमारे पान बढ़ेगा। वैसे तो सब ताकतवर लोग हैं, लेकिन फिर भी जब हम जुड़े हुए हैं तो उसका हमें सहयोग मिलना चाहिए। धन्यवाद सभी व्यापारी भाइयों का। कि संस्थाओं के चुनाव में जो विनिंग पार्टी होती है उसको हम निवेदन करेंगे विनोद जी से और मनोज जी से कि जब महेश जी आ जाए तो हमारा ये संदेश उन तक पहुंचा दें और तीनों लोग मिल बैठकर कि आप महेश जी जब आ जाए उनके आने का पता करना, उनके साथ बैठकर तीनों। अमित जी माला पर पधारे। 3 नाम हो गए। उनका स्वागत है। कृपया कर जल्दी से स्वागत करें उनका। आज संयुक्त व्यापार संघ की कार्यकारिणी की बैठक हम लोगों ने आहूत की थी। बैठक में लगभग 250 कार्य समिति सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। आज की बैठक का जो हमारे 3 बिंदु थे। पहला बिंदु था हमारा नई संस्थाओं को सदस्यता, जिसमें हमने 16 नई संस्थाओं को अपने इस संयुक्त व्यापार संघ के परिवार में जोड़ने का काम किया है। दूसरा प्रस्ताव स्वीकार करते हुए चुनाव अधिकारियों के रूप में आगामी कार्यकाल 2022 और 2025 के लिए चुनाव अधिकारियों के रूप में श्री महेश सिंघल जी, श्री मनोज अग्रवाल जी और श्री विनोद गोयल जी को चुनाव का एक 3 लोगों का पैनल चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य समिति ने बनाया है। तीसरे प्रस्ताव के रूप में आय व्यय का विवरण हमारे संघ कोषाध्यक्ष श्री सतीश चंद्र जैन जी द्वारा रखा गया है, जिसमें गत 3 वर्षों का आय व्यय का विवरण रखते हुए उन्होंने 2 लाख कितना रुपये बाकी है, लगभग 2,23,460 रुपया 4 रुपया हम पर बाकी है, वह सदस्यों को बताया है। ये तीनों प्रस्ताव यहाँ सर्वसम्मति से पारित हुए। अन्य विषय में वर्तमान व्यापार संघ की परिस्थितियों पर चिंता करते हुए व्यापारी एकता पर बल दिया गया। कुछ लोग व्यापार संघ की एकता का प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको साधुवाद दिया गया कि उनका प्रयास सफल हो, व्यापार संघ मजबूती से काम करे। व्यापार संघ अपने पूर्व मजबूती से जैसे काम करता था, लोग आज भी और पूरे प्रदेश में ओपी खन्ना जी, धर्मवीर आनंद और मेरठ को याद करते हैं। ऐसे ही मेरठ के संयुक्त व्यापार संघ का पुणे नाम पूरे प्रदेश में और मेरठ के एक व्यापारी की जुबान पर स्थापित हो, ऐसा प्रयास किया जाएगा। अब मैं आपको बताती चलूं, किसान यूनियन तोमर के सदस्य पहले भी अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय आ चुके हैं। जी हां, मैंने उनको बताया
कि गांव की समस्या, पहले भी मैंने आपको बताया था कि गांव में तालाब को भर दिया गया है, रास्ते को अपनी जमीन में मिला लिया गया है। बहुत सी उनकी समस्याएं थी जिनको लेकर वो ज्ञापन सौंप कर गए थे, लेकिन उनकी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, जिसको लेकर उन्होंने आज प्रदर्शन किया और कहा कि हमारी सुनवाई की जाए। साथ साथ आज किसान यूनियन तोमर के सभी किसान एसएसपी कार्यालय भी पहुंचे। वहां पर उन्होंने कहा कि जो थाने चौकी में इंचार्ज हैं, जी हाँ, उनके द्वारा महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, गलत बातें बोली जाती हैं। अगर महिलाएं वहां पर कंप्लेंट करने के लिए पहुंच रही हैं तो उनके साथ अभद्र हरकतें भी की जा रही हैं। तो मैं आपको बताती चलूं, ये मामला मैंने पहले भी अभी आपको दिखाया कि एक छात्रा के साथ भी अभद्र बातें करने का एक मामला सामने आया। वहीं दूसरा, आज किसानों ने भी यही आवाज उठाई कि पुलिस चौकी में जो भी पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं उनमें से कुछ पुलिसकर्मी महिलाओं के साथ अभद्र हरकतें कर रहे हैं, उस पर जांच की जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। थाने ने लेने से इनकार कर दिया। ये देखिए, नहीं, ये देखिए 22 तारीख से 10वें महीने की बात। भारतीय किसान यूनियन तोमर जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन तोमर जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, चौधरी संजीव तोमर जिंदाबाद। आप बता दो एक बार पहले क्या है मामला, नारेबाजी से कर दो थोड़ी सी। थाना मवाना कोतवाली का मामला है जी। वहाँ थाना प्रभारी की तानाशाही चल रही है। 2 दरोगा हैं जो बहुत बदतमीज हैं, हिंदी भाषा में बिल्कुल देसी में पूरे बदतमीज। कोई महिला वहाँ जाए उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और शिकायत किसान यूनियन तोमर जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भैया लगा दो नारे से, कैसे शांत हो गए भैया। मेरा नाम चौधरी चंद्रवीर सिंह है। मैं भारतीय किसान यूनियन तोमर से राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। और हम जो है ना, एक तो सदरपुर गांव की समस्या लेकर आए थे, कई बार आ चुके, वहां कुछ नहीं हो रहा। ये तहसीलदार और एसडीएम भी जाके वहां पैमाइश कर आए, लेकिन वे इतने दबंग लोग हैं, उन लोगों ने फिर उनके नापने के बाद 1 मीटर सड़क और फालतू काट दी, रास्ता काट दिया। तालाब पे, गाँव के सड़क के नीचे तालाब है, उस तालाब पे कब्जा कर लिया उन्होंने। जब बारिश हुई थी पीछे 50 घरों में 2-2 फीट पानी आ गया था। एक समस्या ये है, कंकर खेड़ा में एक किसान के बेटे का कत्ल कर दिया जाता है, उसको जो है ना थाने सुसाइड नोट लिख दिया, थानेदार ने सुसाइड नोट लिख दिया। पैसे का खेल चल रहा है। अब क्या कहना है डीएम साहब? साहब ने कहा कि जी अब मेरे सामने बात आई है कि मैं जो है इस पर उचित कार्रवाई कराऊंगा, अपने आप ही जांच कराऊंगा। आज के मेरे दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरा दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।